नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 152 परिवारों को नगर निगम द्वारा बनाई गई मल्टी में करवाया गृह प्रवेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को शहर के 152 परिवारों को गृह प्रवेश करवाया। वे कानीपुरा मार्ग नगर निगम द्वारा बनाई गई आवासीय मल्टी में पहुंचे। मल्टी के 152 फ्लैट जिन परिवारों को आवंटित किए गए हैं, उन्हें शुभकामनाओं के साथ फ्लैट में प्रवेश करवाया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष एवं MIC सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर आय वर्ग के लोगों को सिर्फ 2 लाख रुपए में शहर के बीच मकान पाने का सपना सच होने जा रहा है। ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हुआ है। आवासीय मल्टी का नाम सुजलाम आवास गृह रखा है। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजियों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह हमारे चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहाँ शिविर लगे थे। कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण वाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रहेगा हो तो बता देना, कोई कमी नहीं अपने खजाने में। भैया देख लो, और कोई बचे हो तो ढूंढ ढूंढ के ले आओ। राम की चुड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चुड़ैया, भर भर पेट, कोई गरीब भूखा नहीं सोए। चिमनगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में मिला अभिभाषक का शव, पुलिस जुटी जांच में। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य एडवोकेट जितेंद्र गोदिया मक्सी रोड स्थित पद्मावती एवेन्यू में पिछले 2 दिनों से अकेले रह रहे थे। परिवार के सदस्य सोमनाथ दर्शन हेतु गए थे। वकील जितेंद्र गोदिया लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। मंगलवार सुबह उनके घर पर उनकी लाश नग्न अवस्था में खून से सनी पाई गई। चिमनगंज पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना का पता चल पाएगा। इस बाबत सब इंस्पेक्टर हाकिम सिंह नायक ने बताया कि गोदिया की मौत संभवतः दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अभी प्राथमिक जांच से तो ऐसी लग रहा है कि ये इनको अचानक अटैक आने से और जमीन में गिरने से ही उनके खून निकला है, उससे ही मृत्यु होना संभवतः मालूम चल रहा है। क्या नाम है इनका, क्या करते थे, क्या इनकी कहानी? ये वकालत करते थे और इनके परिवार के सोमनाथ दर्शन करने गए हैं, भ्रमण पे परिवार के लोग। किस तरह से जानकारी रही इनकी मृत्यु की? क्या चीज़? मृत्यु किस तरह की जानकारी रही इनकी? किसने देखा पहले कुछ? क्या आपको सूचना मिली? नहीं, ये इनके परिवार वालों ने जो है फ़ोन किया है तो फ़ोन बंद मिला है, तो आसपास वालों ने देखा है। तो ये इनके जो है जब लोगों ने देखा तो ये मृत अवस्था में मिले आखिरी वाले कमरे में। माधवनगर चिकित्सालय में कोरोना मरीज के पहुंचते ही मचा हड़कंप। CMHO भी पहुंचे मरीज की सहायता के लिए। शासकीय चिकित्सालय माधवनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कोरोना मरीज को एम्बुलेंस से चिकित्सालय में लाया गया। आनन फानन में अस्पताल चिकित्सकों के साथ CMHO संजय शर्मा भी मरीज की व्यवस्था में जुट गए। दरअसल ये कोरोना की आहट का असर है।
जिसके लिए स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा मॉक ड्रिल की गई। यदि कोरोना मरीज आता है तो उसे किस प्रकार की व्यवस्था, सुविधा और उपचार दिया जाएगा, इस बाबत CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया। ये जो कोविड के तहत आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था शासन के निर्देशानुसार, तो वो मॉक ड्रिल आज माधवनगर अस्पताल जो अपना कोविड के हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित है उसके मॉक ड्रिल आज की गई है, जिसमें कि सभी संसाधन, ऑक्सीजन दवाओं की उपलब्धता, बेड, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता, ये सब चीज़ों पर देखा गया है और मॉक ड्रिल की गई है और सभी चीज़ सही पाई गई है। ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है, हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड सभी यहाँ पे उपलब्ध हैं। चिकित्सक के और नर्सेज स्टाफ जो ट्रेन होना चाहिए वो भी है। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो भी चालू है अभी, और टेस्ट की सुविधा रैपिड एंटीजन के द्वारा की जा रही है। RT-PCR लैब अभी इस्टेब्लिश हो रही है, एक आध सप्ताह में इस्टेब्लिश हो जाएगी। सर कितने बेड उपलब्ध हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन के 125 बेड यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं, और ICU के बेड्स यहाँ पर 23 बेड का ICU चालू है। सर सुविधा नहीं इसमें अस्पताल, इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अभी तो हमारा जो रेगुलर स्टाफ है उसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, और संविदा स्टाफ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और वो शासन स्तर पे उसका निर्णय भी शीघ्र होने वाला है, ये मालूम पड़ा है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पे 2 वर्षीय बालक के अपहरण का सनसनीखेज मामला आया सामने। उज्जैन के बागपुरा निवासी वैष्णवी पति श्रवण से झगड़ा होने पर 2 साल के बेटे वंश को लेकर 23 दिसंबर की रात रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वह भोपाल अपनी बड़ी मां के घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। 24 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे वह दूध की बोतल धोने के लिए बच्चे को प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित बुकिंग खिड़की की बेंच पर लेटा कर गई। इतने में ही उसका बच्चा वहां से चोरी हो गया। बच्चे को न पाकर महिला बुरी तरह घबरा गई। GRP थाने पहुंचने पर TI ने उसे अपशब्द कहे और थप्पड़ मारा और कहा कि तुमने ही अपना बच्चा उठवाया है। महिला बच्चे की तलाश में पूरे स्टेशन और सड़कों पर भटकती रही। वह देर रात घर पहुंची और पति को बताया कि बच्चे को कोई उठा ले गया है। घर वाले भी यह सुनते ही बच्चे को खोजने में जुट गए। अगले दिन 25 दिसंबर की शाम 4 बजे फुटेज में एक व्यक्ति द्वारा बच्चे के अपहरण की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। बच्चे का अभी तक पता नहीं चला है। इस बाबत थाना GRP प्रभारी RS महाजन ने बताया, महिला के साथ अगर सामान्य सी चीजें कि कैमरे लगे हुए हैं, हमारे DSP महोदय और हम तत्काल DSP महोदय के चैम्बर में उससे चर्चा चल रही है, और अधिकारियों से हमारी चर्चा मतलब उससे बड़े उसके परिवार के सामने पूछताछ चल रही है। उसका पति भी था, उसका भाई भी, उसका जेठ भी था। इस प्रकार का उसका कह देना थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है। कितना घंटे के बाद FIR दर्ज की गई आपके द्वारा? ये लगभग वो हमारे पास करीब 12-13 घंटे बाद आई थी। महिला की मदद करने वाले रोगी कल्याण समिति सदस्य रहे राजेश बौड़ाना ने बताया, एक महिला हमको रोती बिलखती हुई यहाँ पर जब दिखी, हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बोला मेरा बच्चा चोरी हुआ, मुझे पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा है। तब जाके हम GRP थाने पे आकर और देवास गेट थाने हमारे जो एक सिपाही हैं अपने गोरेलाल जी, उनकी भी मदद ली। वहाँ पे TI से उनसे मदद लेकर यहाँ पर आए, और तब जाकर यहाँ पर हमने TI महाजन साहब हैं यहाँ पर GRP थाने के, उनसे हमने बोला कि साहब आप इसकी रिपोर्ट कहीं क्यों नहीं लिखी जा रहा है? बोले इनका जो समय बता रहा है वीडियो फुटेज में नहीं आ रहा है। हमने TI साहब से बोला कि आप वीडियो फुटेज और 1 घंटे आधा घंटे पहले से देखें, तब जाके उन्होंने हमने जब दबाव बनाया तो उन्होंने वीडियो फुटेज दिखाया यहाँ पर। तो वो महिला, एक बच्चा उस महिला का चोरी करते हुए ले जाते हुए दिखा। तब जाके पुलिस थाना प्रभारी से हमने बातचीत करके वो थाने पे रिपोर्ट दर्ज हुई और उस महिला को न्याय मिल पाया। पुलिस की लापरवाही? हाँ, इसमें पूरी 23 तारीख को रात को जब यहाँ पर महिला सोई, वो सुबह 9:45, 24 तारीख की सुबह 9:45 पर यहाँ पर बच्चा उसका अपहरण हुआ, और उसके बाद 25 तारीख को 12 बजे करीब रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस दौरान वो बच्चा लेकर कहाँ किस जगह गया, कितनी दूर गया, यदि पुलिस पहले सतर्क होती तो बच्चे मिल जाता और महिला को न्याय मिल पाता। उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 23 चाकू व 1 पिस्टल सहित हथियारों के 4 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। उज्जैन की क्राइम ब्रांच टीम ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह को उस समय धर दबोचा जब शाहपुर निवासी 2 युवक उज्जैन में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा सप्लाई करने आए थे।
हथियारों की खेप लेने पहुंचे उज्जैन के 2 युवकों सहित कुल 4 लोगों को कार्मल कॉन्वेंट स्कूल और पांड्या खेड़ी क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि शाजापुर से 2 लोग मुजम्मिल पिता असलम खान और इकराम शहर में हथियारों की डिलीवरी देने आए हैं। एडिशनल एसपी उज्जैन अभिषेक आनंद ने बताया कि उज्जैन क्राइम ब्रांच को सूचना मिलते ही एक दल बनाकर भेजा गया। संयुक्त कार्यवाही करते हुए पुलिस ने शहर के 2 अलग अलग स्थानों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें डिलीवरी के लिए आए आवेश अंसारी और कोट मोहल्ला निवासी जुबैर खान के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित 23 चाकू बरामद किए गए हैं। एएसपी ने बताया कि उज्जैन के आरोपी 400 रुपए में चाकू खरीदकर 700 से 1000 तक शहर में बेचते थे। फिलहाल उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपियों से इनके अन्य गिरोह के बारे में पूछताछ की जा रही है। 2 अपराध पंजीबद्ध हुए 854 855/22 चिमनगंज थाने क्षेत्र में। ये शाहजहाँपुर के 2 आरोपी थे जो चाकू की सप्लाई करने आए थे। तो इसको टीम बना करके चिमनगंज थाना और क्राइम ब्रांच की इसमें प्रमुख भूमिका रही है। इसमें क्राइम ब्रांच जो हेड हैं IPS विनोद मीना, उनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो उन्होंने जो है 2 थाना प्रभारी चिमनगंज इन दोनों के द्वारा सामंजस्य से टीम बनाई गई और उस टीम में जो है 2 आरोपी हैं उनको एक टीम को पांड्या खेड़ी के पास सफलता मिली और दूसरी टीम को कार्मल कॉन्वेंट के पास सफलता मिली। टोटल इसमें चारों आरोपी के पास से 23 चाकू हमको बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक पिस्टल भी मिला है और इसके अलावा एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल जो है बरामद की गई। कहाँ के आरोपी सर, क्या लिंक इनसे मिले हैं और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? 2 आरोपी इसमें जो है जो शाहजहाँपुर के जो सप्लायर हैं, अपन इसकी तलाश कर रहे हैं कि ये जो सप्लायर है खुद कहाँ से ये खुद माल लाए हैं। और इसके अलावा फिर 2 आरोपी जो उज्जैन के लोकल है जो माल लेने वाले थे। तो इसमें मुख्य जो है टोटल 4 आरोपी हैं। सर इसमें पिस्टल भी बरामद हुई, तो क्या सर क्या पिस्टल वगैरह भी बेचते थे या फिर चाकू ही? ये एंगल भी एक जांच का विषय है कि ये पिस्टल जो यहाँ उज्जैन का आरोपी है उसके पास से हमें पिस्टल मिली है, अहमदनगर का रहने वाला। तो इसको देखा जाएगा कि वो पिस्टल उसके पास कहाँ से पोजीशन में आया और वो क्या पिस्टल के भी एंगल इसमें कोई है क्या कीमत ये रखते थे सर? ये एक जो चाकू है 400 से 500 में खरीदते थे और उसको 700 से 1000 रुपए में डिपेंडिंग ऑन जैसा सिचुएशन हो उसको बेचते थे। पकड़े आरोपी के पुराने रिकॉर्ड भी सामने आएंगे। इनमें से एक आरोपी जो उज्जैन का लोकल है, उसका चिमनगंज थाने क्षेत्र में एक अपराध है उसके खिलाफ। वीर बाल दिवस की संध्या पर गुरु तेग बहादुर व 4 साहबजादों की शहादत पर आधारित नाट्य मंचन शहीद पार्क पर किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत उज्जैन में भी हुई। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहीद दिवस पर पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया। सिख समाज और विद्या भारती के संयुक्त तत्वाधान में हुए आयोजन में प्रातःकाल गौरव रैली के बाद सायंकाल शहीद पार्क पर गुरु तेग बहादुर व 4 साहिबजादों की शहादत गाथा पर केंद्रित नाटक चांदनी चौक से सरहिंद तक का लाइट एंड साउंड आधारित मंचन हुआ। यह प्रस्तुति पंजाब रंगमंच पटियाला के द्वारा दी गई, जिसमें 24 से अधिक कलाकार शामिल रहे। अपने साथ लेके जाऊंगा, छोड़ना मुझे, अरे जन्नत में रहेगी, जन्नत में नहीं चाहिए जन्नत, छोड़ना सिख समाज द्वारा बड़े पैमाने पर प्रत्येक बच्चे तक इस इतिहास को पहुंचाने की मुहिम चलाई गई है। इस मौके पर फोल्डर विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय, सिख समाज के संरक्षक इकबाल सिंह गांधी, अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अरोरा व समाज के वरिष्ठ जन भी मौजूद रहे। समाज की ही क्षेत्रीय वार्ड 44 की पार्षद नीलम राजा कालरा ने बताया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे उज्जैन शहर में दिल्ली के चांदनी चौक द्वारा शहर साधक नाम के नाट्य मंच आए हैं, जिसमें हमारे गुरुओं के 4 साहिबजादे जो उनके 4 पुत्र थे उनके द्वारा दिए गए बलिदान को दिखाया जा रहा है। इसमें जो हिंदू धर्म को परिवर्तन करने के लिए मुगलों द्वारा कहा गया था, उसे धर्म परिवर्तन करने की जरूरत न रहे, इसीलिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और हमें हमारे लिए जीवन प्रदान किया है। वीर बाल दिवस पे अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में
साहबजादों की शहादत को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन में राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए वीर बाल दिवस के अवसर पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे वीर बाबा जोरावर सिंह जी व साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उड़ीसा एवं इंदौर के मेहमानों के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर सत्य और नीति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल भाई जी ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्र की सर्वोच्च पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राज्य से भी यहाँ प्रतिनिधि मंडल उपस्थित है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में आश्रम के विशेष बाल कीर्तनियों द्वारा शब्द गायन कर भजन गाए गए। इस अवसर पर श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चिकित्सक डॉक्टर सर्वेश मंगल, डॉक्टर सूर्या गुप्ता, डॉक्टर वर्मीत मखीजा, डॉक्टर प्रांजलि शिंदे, डॉक्टर अथर्व के साथ उड़ीसा कटक से आए अतिथिगण कमलकांत दास, कनकलता दास, देवेंद्र नाथ, रविंद्र नाथ, मनोरमा विशाल, निरंजन साहू, केदारनाथ प्रतिभा एवं मित्ता परिड़ा आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। मोक्षदायिनी शिप्रा कई जगहों पर निर्माल्य व गंदगी से हो रही मैली, जनप्रतिनिधियों ने आम नागरिकों से स्वच्छता की अपील। मोक्षदायिनी मां शिप्रा धीरे धीरे गंदगी से सराबोर होती जा रही है। रामघाट, त्रिवेणी घाट और कुछ विशेष घाटों को छोड़कर पूरी शिप्रा नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके ऊपर ना तो शासन ना प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही हम रहवासी इस और कोई ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि शिप्रा नदी को गंदा करने में सबसे बड़ा योगदान शहरवासियों का ही होता है। शहरवासी घर के पूजा पाठ की सामग्री व अन्य तर्पण करने की वस्तुएं शिप्रा नदी में प्रवाहित करते हैं और पूजन सामग्री पॉलिथीन थैली सहित ही नदी में विसर्जित करते हैं। यह तो गनीमत है कि बारिश के दिनों में शिप्रा उस गंदगी को आगे बहा ले जाती है, नहीं तो अभी तक शिप्रा नदी का जो हाल होता उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। बारिश के मौसम को गए हुए अभी कुछ ही समय बीता है, इसके बावजूद आज शिप्रा नदी में जिस कदर गंदगी फैली है उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। इस विषय में जब हमने महापौर मुकेश टटवाल व जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय से बात की तो उन्होंने शहरवासियों से शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। मां शिप्रा में सभी प्रकार से नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन सफाई का काम किया जाता है और जहाँ जहाँ भी हमको शिकायत आती है और आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है तो उन जगह पे हम सफाई अभियान बड़े ज़ोरों से चलाते हैं और हमारे जो बारिश के सारे पंप जो बंद हो गए थे उन सारे पंपों को हमने चालू कर दिए हैं। दूसरी बात, मेरा आपके माध्यम से हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि हम माँ शिप्रा के अंदर हम जो पूजा सामग्री डाल देते हैं या पन्नी डाल देते हैं, जो ऐसे पदार्थ डाल देते हैं जिसके कारण से वो गलते नहीं। जो पूजा सामग्री जो गलने वाली जैसे होती है, जैसे मान लो चावल है, पुष्प है, ये अगर हम डालें जो माता जी को अर्पण हो जाए उसमें समझ आए तो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक को तो हम कम से कम बिल्कुल नहीं डालें। हम इस प्रकार के मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि माँ शिप्रा के अंदर हम प्लास्टिक बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि प्लास्टिक वो ख़त्म भी नहीं होता उसमें दिखता और वो हमारी सफाई में बाधक भी है। शिप्रा जी की जो स्थिति अभी हमारे सामने है उसमें समाज के सहयोग से ही हम लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं और इसके लिए समाज को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। विशेषकर जैसे पूजा सामग्री हम पॉलीथीन में डाल देते हैं या कई बार हम कचरा उसमें छोड़ देते हैं, फिर हमारा जो घर का जो जलमल है उसको कई स्थानों पे हम छोड़ रहे हैं। तो सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, पर लोगों को थोड़ा जागरूक होकर के स्वयं प्रयास करके और इसको रोकना पड़ेगा, तब जा करके। हम अब शिप्रा को शिप्रा मैया कहते हैं, तो मैया की सेवा माँ की तरह से ही करनी पड़ेगी। ये भावना एक बार लोगों के बीच में आ जाएगी कि हमारी माँ है, तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी सेवा भी करेंगे और शुद्धिकरण तो होगा ही। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।